Okay, my dear student, we had discussed in previous lecture, that was yesterday, about CAD CAM syllabus, regarding syllabus, about syllabus, regarding syllabus, how many units consist CAD CAM, and what is the meaning of CAD, what is the use of CAM. These are things we have discussed in the previous lecture. Now I will take 10 to 5 to 10 minutes ताकि मैं कल का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है वो मैं थोड़ा बता सकूं। तो yesterday we have discussed about what is CAD, right? तो CAD is nothing but it is a computer, that is the computer aided design, and also it is known computer aided drafting, right? So we had discussed in the previous lecture, right? And also I have already told you what is CAM. CAM is nothing but computer aided manufacturing. CAM is nothing but computer aided manufacturing, that is computer aided मैन्युफैक्चरिंग, राइट? तो कल मैंने आपको बताया था कि कैड क्या होता है। कैड में बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, या फिर कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कैड कैम जो हमारा सिलेबस है वो जो उसका कोड है एक्चुअली RME 701, ये इसका कोड है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स कितने होंगे, 70 और 30 के। तो ये सब चीज़ बेसिक जानकारी मैंने आपको कल दे दिया था, कल के लेक्चर में दे दिया था। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कैड क्या होता है, और आगे जो हमने कल रह गया था टॉपिक जिसको डिस्कस करना रह गया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने बताया कैड क्या होता है और कैड क्या होता है। और मैंने आपको बताया था कि एक और टर्म आता है कैड प्लस कैम को मिला के, जो हमारा इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद जो बन के निकल के आता है उसे हम कैम सिम बोलते हैं। एक्चुअली सिम क्या होता है, सिम होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, राइट? तो समटाइम्स हम ये भी बोलते हैं कि समटाइम्स हम बोलते हैं कि कंप्यूटर सिम क्या होता है। सिम इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैड एंड कैम, दैट इज कॉल्ड सिम, राइट? या फिर ये बोलते हैं कि इट इज इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ कैड एंड कैम इज नोन एज सिम। सिम इज नथिंग बट कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। जब आप आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, जब आप जाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट मिलता है जिसमें आप एमटेक मास्टर इन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ें बताई थी मैंने। नेक्स्ट ये हमको ये बताना था आपको कि व्हाट डज मैकेनिकल इंजीनियर कैन बी यूज इन कैड। मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता है कैड के सिस्टम में। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि जो मैकेनिकल इंजीनियर का जो मेन काम होता है वो काम ये होता है कि वो एनालिसिस करता है, ड्राफ्टिंग करता है, ड्राइंग बनाता है, ये सारी चीज़ें वो करके एक प्रोटोटाइप को डेवलप करता है। इस प्रोटोटाइप को डेवलप करने के बाद हम, और किससे करता है वो कुछ ऐप होते हैं जैसे ऑटो कैड हो गया, ऑटो कैड से करते हैं, इन सब चीज़ों से हम करते हैं। तो बेसिकली जो मैकेनिकल बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर का जो काम है वो क्या है, क्रिएशन करना, इमेजिनेशन क्रिएशन करना, फिर उसकी ड्राफ्टिंग करनी। अब ड्राफ्टिंग कैसे करोगे, ड्राफ्टिंग करने के लिए माय डियर उसमें क्या होता है, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, लाइक एनसिस हो गया, सॉलिड वर्क हो गया, ऑटो कैड हो गया। बट बेसिकली हम लोग ऑटो कैड यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ऑटो कैड से हम इजिली जो है 2D और 3D जो है मॉडल बना सकते हैं। तो बहुत सारे अभी तो बहुत सारे लेटर्स आ गए हैं, कैटिया प्रोई और एनसिस, और बहुत सारी चीज़ें हमारे लैंग्वेज आ गई हैं जिसका हम यूज करके जो है अपना मॉडलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है? तो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर हम लैंग्वेज की हेल्प से, जिसे हम इसीलिए ड्राफ्टिंग को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स बोलते हैं।
इसीलिए ड्राफ्टिंग को लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर बोलते हैं, क्योंकि हम उस एप्लीकेशन को, ऐप को, सॉरी लैंग्वेज को यूज करके हम मॉडलिंग बनाते हैं या फिर ड्राफ्टिंग करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने ये सब भी आपको बताया था। कल के लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें तो अभी डिस्कस नहीं किया था, बस इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा था। उसमें क्या था, मैंने ये बताया था कि अगर आपको कैड को समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट कैड, व्हाट इज कैड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कैड, बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैड we have to understand about the three most important point. That one is drawing. I will take 5 to 10 minutes only. Drawing, drafting and design, right? तो मैं मुश्किल से 5 से 10 मिनट मिलूंगा, क्योंकि जो मेरा कल का क्लास था उसमें ये सारी चीज डिस्कस हुई थी। तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग हमने बताया था कि अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैड, कि व्हाट इज कैड एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैड, व्हाट इज, तो उसके पहले आपको मैंने बताया था कि 3 चीजें, जो ड्राइंग, ड्राफ्टिंग और डिजाइन, आपको ये 3 चीजें समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो फर्स्ट वन इज ड्राइंग। ड्राइंग हमने बताया था कि क्या होता है, कि एक रफ स्केच बनाते हैं, रफ स्केच बनाते हैं, राइट? तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ड्राइंग जो रफ स्केच बनाते हैं उसका मेन काम क्या होता है कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है। किसी भी मॉडल का, जो भी हमको मॉडल बनाना है उसके बारे में बताता है, कि उसका मैसेज पहुंचाता है, क्या हमारे इमेजिनेशन चल रहा है, क्या क्रिएशन चल रहा है, वो हम एक पेपर पे रफ स्केच कर लेते हैं। उससे हमको मैसेज और फिर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम ड्राफ्टिंग किए, ड्राइंग किए, तो उसको हम क्या करेंगे, एक डायमेंशन दे देंगे, जो कि डायमेंशन दे देंगे। अब ये डायमेंशन आप कैसे दोगे? इसी में क्या करते हैं आप लोग, हम लोग क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं किसका, ऑटो कैड का यूज करते हैं। ऑटो कैड, एनसिस, इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, हम ड्राफ्टिंग में यूज करते हैं। और जो हमने स्केच बनाया था उसको एक मॉडल के रूप में दे देते हैं। आफ्टर दैट हमारा क्या आता है, डिजाइन। डिजाइन में क्या होता है, अब हमने फाइनली क्या कर दिया, उसको ड्राफ्टिंग कर लिया, तो हम क्या करेंगे, उसका एक प्रोटोटाइप बना लेंगे, मॉडल तैयार कर लेंगे। अब उस मॉडल को क्या करेंगे, हम जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करेंगे, भेज देंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करेंगे, भेज देंगे। तो हमारा इस तरीके से मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि ये सब चीज़ें आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कैड, बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कैड, यू हैव टू नो अबाउट द ड्राइंग, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ड्राइंग आपके दिमाग में नहीं आता है, आपको ड्राइंग नहीं आता है, ड्राफ्टिंग नहीं आता है, तो फिर कैड को समझ पाना मुश्किल होगा। नाउ नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ कैड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कैड। एडवांटेजेस ऑफ कैड, नहीं, आप लिखते थे मेरिट्स ऑफ कैड, ठीक। एक्चुअली एडवांटेजेस एंड मेरिट्स बोथ आर द सेम, द मीनिंग ऑफ एडवांटेजेस एंड मेरिट्स बोथ सेम। तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगे जो बेनिफिशियल है, कैड को हम यूज करते हैं उसका फायदा क्या होता है? सबसे पहले इजी टू ड्रा। तो इजी टू ड्रा का मतलब क्या हो गया, पहले के टाइम में क्या होता था, आप कुछ साल पहले अगर जाएंगे तो पहले ड्राइंग या डिजाइन या प्रोडक्ट को, मॉडल प्रोडक्ट बनाने के लिए करते क्या थे कि रफ स्केच करते थे, मैनुअली वर्क करते थे। तो जब मैनुअली वर्क करते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मतलब किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता था। लेकिन अभी क्या है, विद द हेल्प ऑफ कैड बहुत ही ईजी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो ईजी टू ड्रॉ। किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है, सर्किल को ड्रॉ करना है, तो बहुत ही ईजिली हम ड्रॉ कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ब्रेसन-हेम्स एल्गोरिथम के थ्रू हम सर्किल और लाइन के जो ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट हमें पता रहेंगे, उन दोनों पॉइंट की मदद से हम लाइन और सर्किल तो क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इजी टू ड्रॉ, फर्स्ट एडवांटेज इज इजी टू ड्रॉ। सेकेंड एडवांटेज होता है लेस टाइम कंजप्शन। मोस्ट वैल्यूएबल या मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट्स जो होता है लेस टाइम कंजप्शन।
कंजप्शन। तो लेस टाइम कंजप्शन आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेस टाइम कंज्यूमर समझिए इसको, पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसकी मॉडलिंग करनी है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। तो पहले ड्राइंग किया, फिर ड्राफ्टिंग किया। अब ड्राफ्टिंग जब करते थे पहले तो मैनुअली करते थे, तो मैनुअली ड्राफ्टिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं एरर आने की संभावना रहेगी। ह्यूमन एरर हर जगह रहता है, ह्यूमन एरर जो है हर जगह रहता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत लगता था। मतलब अगर आप चार्ट पे बनाते हैं, अगर किसी चार्ट पे आप ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि सपोज आपने ड्राइंग बनाया, अब वो ड्राइंग पे बढ़ गया और डायमेंशन आपने दिया। अब इसको आपने क्या भेजा अपने अब जो असिस्टेंट, मान लो सपोज एक असिस्टेंट डिजाइनर है, उसने क्या किया, अपने सीनियर डिजाइनर को भेजा, तो अब उसने कहा कि करेक्शन कर दिया कुछ, कि कहाँ कुछ करेक्शन है। अब आप मैनुअली अगर बनाते हैं तो पूरा का पूरा क्या होगा, सीट आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। अदरवाइज या फिर आप इसको इरेज करिए, फिर करिए, इरेज करिए, फिर करिए, तो क्या होगा, ऐसे क्या होगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो नाउ डेज वी हैव यूजिंग कैड। विद द हेल्प ऑफ कैड हम बहुत ही ईजिली जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं, और टाइम आपको बिल्कुल बहुत ही कम लगेगा। जहाँ 2 घंटे 3 घंटे में हम एक ड्राइंग बनाते थे, आज के टाइम में 2 घंटे 3 घंटे में हम बहुत सारे मॉडल बना के प्रोडक्शन कर देते हैं। तो सेकंड वन इज द लेस टाइम कंजप्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड वन इज होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैनुअली पहले के टाइम में जाएंगे, 4 साल 10 साल 20 साल पहले जाएंगे, तो उस टाइम आप देखेंगे कि जब हम ड्राफ्टिंग या मॉडलिंग बनाते थे, मॉडल बनाते थे, उस टाइम क्या होता था, एक्यूरेसी नहीं आ पाती थी। अगर एक्यूरेसी आपको चाहिए उसके लिए आपको कैड को यूज करना पड़ेगा। नाउ डेज विद द हेल्प ऑफ कैड एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आज के टाइम में, अगर आप मॉडल बना रहे हैं तो। एंड द फोर्थ नेक्स्ट वन इज क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस मतलब क्या, इजीली आप क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। पहले के टाइम में अभी क्या होता है कि हम जो है चीज़ें क्या होगा, सॉफ्टवेयर में बनेगा, सॉफ्टवेयर बना लेंगे और एक ऐप, एक फोल्डर बना के रख लेते हैं, जिससे हम बहुत इजीली क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। पहले के टाइम में ऐसा नहीं, पहले के टाइम जब चीज़ें मैनुअली होती थी तो मैनुअली होने में क्या होता है, एक प्रोडक्ट डिजाइन बनाया, फिर वहाँ भेजा, फिर वहाँ से आया, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। बट अभी क्या होता है, कैड की वजह से क्या होता है, क्विक एक्सेस कर सकते हैं, बड़ी इजीली हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुड ईजियर मॉडिफिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईजियर मॉडिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मॉडिफिकेशन, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप प्रोडक्ट या डिजाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक बार डिजाइन करने पे ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका अप्रूवल मिल जाए, आपको उसका अप्रूवल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कई बार एक ही प्रोडक्ट मॉडल को डिजाइन करने के लिए बार बार आपको डिजाइन करना पड़ता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है अप्रूवल मिलता है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आप मैनुअली करोगे, सपोज जब कैड यूज नहीं कर रहे हैं, तो कैड यूज नहीं कर रहे तो मैनुअली अगर आप करते हैं तो सोचिए वो कितना टाइम लग जाएगा चीज़ों को मॉडिफिकेशन करने में। मतलब कहीं आपने बनाया, डिजाइन किया, सपोज कार का मॉडल बनाया, कार की मॉडल बना के आपने डिजाइन करके भेजा अपने सीनियर को, और उसने कहा कि नहीं हाँ इसका विड्थ ज़्यादा है या फिर लेंथ ज़्यादा है या फिर कम है, इसको बढ़ाओ या घटाओ। तो ऐसे में आपको अगर मैनुअली करेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो पहले ऐसा ही होता था, बट आज के टाइम में कैड की ही सहायता से जो एडवांटेज है, मेरिट्स है इसके, उसी की सहायता से बहुत ही ईजियर मॉडिफिकेशन हो गया। सब सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑटो कैड या फिर एनसिस जो भी हम लैंग्वेज यूज करेंगे उसको मॉडलिंग बनाने के लिए, मॉडल को बनाने के लिए, तो उसमें क्या होगा, बहुत ही ईजी हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि हमारे एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। दूसरा होता है गुड एपरियंस इन आउटपुट। गुड एपरियंस इन आउटपुट, अब इसका मतलब क्या है, गुड एपरियंस इन आउटपुट का मतलब क्या होगा कि हम अगर चीज़ें मॉडिफिकेशन कर दिया, क्विक एक्सेस हो गया, एक्यूरेसी प्रिसीजन बहुत अच्छा है, तो इन सब में क्या होगा, जब फाइनली हमारा मॉडल बन के, प्रोटोटाइप बन के आ जाएगा तो देखने में क्या होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो हमारा हो जाएगा गुड एपरियंस इन आउटपुट मॉडल। अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले बार, ये मैं बार बार पहले की बात है इसलिए बता रहा हूँ कि जो पहले होता था क्या होता था, आप बार बार मॉडिफिकेशन किए, मैनुअली कर रहे हैं, तो वो देखने में बहुत ही जो है, कई बार मॉडिफिकेशन करने के बाद कई बार अगर इमेज करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छा नहीं दिखेंगी, उसका देखने में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसी वजह से
कैड की वजह से क्या होता है कि गुड अपीयरेंस इन आउटपुट आता है। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज फैसिलिटी। मेरिट्स में स्टोरेज फैसिलिटीज अभी के टाइम में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। कोई भी चीज़ हमने एक सिस्टम है, हमारे सिस्टम में क्या है स्टोरेज फैसिलिटी हमने रखने के लिए रख रखा है, या फिर आज के टाइम में पीडी है, पीडी की अगर यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पे रख लेते हैं स्टोरेज और तुरंत क्लिक करते हैं तुरंत हमें मिल जाता है। लेकिन पहले के टाइम में बहुत दिक्कतें थी। ये सारी चीज़ें में एडवांटेजेस जब भी बताया जाएगा तो किसी न किसी चीज़ से कंपैरिजन करके बताया जाएगा। तो इसीलिए मैं पीछे की चीज़ों को मैनुअली चीज़ों को बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो कैड जो है बेसिकली कंप्यूटर बेस है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कंप्यूटर की ही सहायता से हम चीज़ों को क्या करेंगे, इजीली कर पाएंगे। तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहले स्टोरेज फैसिलिटीज़ में क्या होता था, कहीं भी रखते थे, फाइल वगैरह रखते थे जिससे वो ख़राब हो जाता था। बट आज के टाइम में क्या हम सॉफ्टवेयर के फॉर्म में रखते हैं तो वो इसलिए मिल जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट मेरिट जो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेस एरर। जब हमारा सिस्टम कंप्यूटर काम करेगा तो एरर आने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। बट पहले के टाइम में जब ह्यूमन बीइंग काम करते थे, मैनुअली काम करते थे, तो यू नो डैट कि ह्यूमन एरर हर जगह रहता है, तो जिसकी वजह से एरर बहुत ज़्यादा रहते थे। बट विद द हेल्प ऑफ कैड अगर हम काम करते हैं आज के टाइम में, नाउ सिनेरियो में क्या होता है कि लेस एरर मिलता है। कोई भी मॉडल बना रहे हैं उसमें एरर बहुत कम मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन की रेट बढ़ जाती है किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी कंपनी में, क्योंकि एरर कम आते हैं। कम आएगा एरर तो प्रोडक्शन रेट बढ़िया बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर एरर आता रहेगा तो प्रोडक्शन आप करते जाएंगे और चीज़ें क्या होंगी, आपका डिफेक्टिव हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जो हमारा जो है मेरिट है, एडवांटेज है, इजी टू शेयर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इजी टू शेयर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। बहुत आसान है, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम बहुत आसानी से इजीली इसको शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन से। तो these are the merits of CAD, these are the advantages of CAD, which is very important. These types of question asked in the semester examination कि what is the CAD definition of the definition of the CAD, and what are the advantages and disadvantages of CAD. These types of question mostly asked in the semester examination. So these are the complete advantages or merits of CAD. I have provided notes. So आप notes के through, and I have already in the previous lecture I have already told you the author which book is preferred for the CAD. तो आप बुक के थ्रू भी जाएंगे और नोट्स के थ्रू भी जाएंगे और लेक्चर के थ्रू भी जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कैड, व्हाट आर द एप्लीकेशन, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेशन में और यूजेस में बच्चे कंफ्यूज आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कैड, जब भी एप्लीकेशन या यूज पूछता है, एप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि यूज कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे इसके यूजेज हैं। तो बेसिकली आज के टाइम में सभी को पता है कि नाउअडेज ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में इसका यूज है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में होता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ऑटोमोबाइल की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे इसका यूज होता है। जितने भी ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे हम क्या काम होता है कैड का, ऐसा थोड़ी ना कि गाड़ी के इंजन बना देगा। ये बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज इसलिए होता है क्योंकि ये मॉडल बनाता है। कोई भी नई गाड़ियाँ, न्यू कार्स हमारे लॉन्च होते हैं हमारे इंडिया में या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अगर मैं बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि वहाँ पे जो इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर रहेगा, वो डिजाइनर जो रहेगा वो डिजाइन करेगा किसमें, कैड के थ्रू। कैड मतलब क्या जाएगा, ऑटो कैड या किसी भी लैंग्वेज के थ्रू वो मॉडल्स के डिजाइन करेगा, वो प्रोटोटाइप बनाएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। दूसरा आज के टाइम में हमारा क्या है, एरो स्पेस एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी यूज होता है। एरो स्पेस एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, 1-2 दिन लगेगा आप लोगों को राइटिंग या फिर स्पेलिंग को समझने में। स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो लगता ही है, 2-3 दिन लग जाएगा लैंग्वेज को समझने में, राइटिंग को समझने में।
कि क्या राइटिंग है, कैसे क्या लिख रहा है। तो एरो स्पेस एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी यूज है। मीन्स भाई देखिए सीधी सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी कोई भी चीज़, चाहे वो एरोप्लेन बनाओ, चाहे वो बाइक बनाओ, चाहे कार बनाओ, आज के टाइम में चाहे आर्किटेक्चर है, वो घर का आर्किटेक्ट करता है या डिजाइन बनाता है, तो आज के टाइम में ये हर जगह आपको कैड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर एरो स्पेस में भी यूज होता है, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडलिंग बनाएंगे एरोप्लेन का, आज के टाइम में डिजाइन करेंगे। बहुत आपने देखा होगा अभी इंडियन एयरफोर्स में एक से एक जो है हमारे लड़ाकू विमान आते हैं, वो सब हमारे कैड मॉडल, कैड के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद वो प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर वो लॉन्च होता है। आगे हम यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। टेक्सटाइल मतलब क्या, कपड़ों वगैरह में भी यूज करते हैं। मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी आज के टाइम में यूज किया जाता है, मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी। तो पहला बताया मैंने ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और मेडिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एंड देन क्या होता है, टूल और डाई जो मेकिंग होता है, टूल एंड डाई मेकिंग, टूल्स और डाई मेकिंग, जो अलग अलग जो इसे डाई का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कुछ बनाना है कोई चीज़, तो उसका एक होता है ना, कास्टिंग करते हैं, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाई बनाते हैं या फिर टूल्स बनाते हैं, तो उसका भी यूज हम कैड में कर सकते हैं। कैड में मेन काम क्या होता है कि हम उसको ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं कि टूल्स का क्या साइज होगा या क्या चीज़ होगी, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कैड के थ्रू बनाते हैं। फिर हम यहाँ पे भी यूज करते हैं, टूल और डाई मेकिंग में भी यूज किया जाता है इसका। वेल्डिंग एंड कटिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। बेसिकली ये जो डाई मेकिंग है, क्या मतलब है, डाई मेकिंग का मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग होता है किसका, डाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपने देखा होगा जो प्लेट बनता है, ऐसे टाइम में प्लेट आपने देखा होगा जिसमें मैक्सिमम आपने देखा होगा जो प्लेट जिसमें हम लोग खाना खाते हैं या फिर जो भी करते हैं, वो सब के सब एक डाई होता है, उस डाई के थ्रू उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। अब वो डाई कैसे बनेगा, वो डाई बनाने के पहले ऐसा थोड़ी ना कि हम डाई बना देंगे, हम डाई बनाने के पहले क्या करेंगे, कैड के थ्रू या फिर ऑटो कैड, किसी भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज हमारा इंजीनियर, बेसिकली हम कैड ऑटो कैड यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ इससे हम बेसिकली आसानी से 2D डायमेंशन की चीज बना सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, प्लेट बनाते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कास्टिंग करके विद द हेल्प ऑफ डाई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो बेसिकली ये काम करना होता है। तो डाई मेकिंग का मतलब हो जाएगा डाई का मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट जो हमारा यूज होता है वो कहाँ पे यूज करते हैं, वेल्डिंग एंड कटिंग इंडस्ट्रीज में, वेल्डिंग एंड कटिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, वेल्डिंग एंड कटिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड द लास्ट एप्लीकेशन, जो है हमारा क्या होता है, जिग्स एंड फिक्सचर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिग्स एंड फिक्सचर मैन्युफैक्चरिंग। So these are the application of the CAD, which is very important. With the point, these are the application of CAD. These all points are very important. तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ CAD एंड ऑल्सो राइट द एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ CAD, या फिर क्वेश्चन आएगा, राइट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज CAD एंड राइट द एडवांटेजेस एंड यूजेज ऑफ CAD। तो दीज आर द इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम CAD का यूज करते हैं। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द डेफिनेशन ऑफ द CAD, कंप्यूटर का क्या काम होता है, बेसिकली क्रिएशन, ड्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इसका काम होता है। और ये किसकी सहायता से होता है, द मेजर रोल ऑफ द कंप्यूटर। विदाउट कंप्यूटर चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकती हैं। तो आज के टाइम में नाउ सिनेरियो सबको पता है कि आज के टाइम ऑटोमेशन का ही ज़माना है। तो ऑटोमेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में कुछ टाइम के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, तो ऑटोमेशन का ही टाइम है सब। तो ऑटोमेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कंप्यूटर है, तो कैड भी हमारा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कंप्यूटर है। अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप प्रोग्रामिंग किस में इंस्टॉल करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैड में। तो हमने आपको बता दिया एडवांटेजेस, एप्लीकेशन। होप सो आपको समझ में आएगा। एंड आपको डेफिनेटली नोट्स तो फॉलो करना ही करना, बट आपको बुक्स
बुक्स भी स्टडी करना है फॉर डीप नॉलेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज what is the component of CAD? Component of CAD, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ कैड का। एक्चुअली भी हम फिलहाल आपको कैड के बारे में बता रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द प्रीवियस लेक्चर कि यूनिट जो है, टोटल यूनिट कितनी है, 5 है ना। यूनिट जो हमने बताया था आपको कि 5 यूनिट है, जिसमें 1 और 2 को जो बताया था मैंने, और यूनिट 3, 4 एंड 5 ये हमने बताया था। ये इसमें क्या है, इसमें कैम है एंड रोबोटिक्स है, राइट। और इसमें हमने बताया था कि ये जो दोनों यूनिट हैं वो कैड की हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कैड कैम सब्जेक्ट है, तो फिलहाल मैं कैड की बात कर रहा हूँ। इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया मैंने, इसलिए बार बार डिस्कशन कैड का ही होगा, कैम का अभी नहीं होगा। जब कैम का होगा तो आपको मैं बता दूंगा फिलहाल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है कंपोनेंट ऑफ कैड। कंपोनेंट ऑफ कैड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हिच इज इन्वॉल्व इन द कैड। बेसिकली इन जनरल अ कैड जो है, कैड डिस्क एक पैकेज होता है। उस पैकेज में क्या होता है, 3 चीजें आती हैं। कुछ एक मैं पिरामिड बना के आपको समझा देता हूँ। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि दिस हियर, अगर हम ये बोलते हैं हियर दिस इज अ कैड, राइट, दिस इज द कैड। यहाँ पे हम आपका एक चीज आ जाएगा, यहाँ पे एनालिसिस आ जाएगा, यहाँ पे एनालिसिस 3 कंपोनेंट आ जाएंगे। सॉरी, डिजाइन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। एनालिसिस, डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन। पहली बात तो समझ लो, एनालिसिस तो मैंने बता रखा था। कैसे एनालिसिस करोगे, मैंने बताया था ना आपको, यूनिट का डिस्कशन जब मैंने किया था तो मैंने बताया था, एक FEM का नाम लिया था मैंने। इसकी सहायता से, फाइनाइट एलिमेंट मेथड की सहायता से हम एनालिसिस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। डिजाइन हमने बताया था, डिजाइन का बाद डिजाइन आता है, और डिजाइन के बाद क्या आता है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब कि आपको मॉडल बन के मैन्युफैक्चर हो जाएगा, वो आपको दिख जाएगा कि हाँ ऐसे बन के आएगा, ठीक है। तो बेसिकली these three analysis, design and the visualization, these are the most important component of CAD. So basically three major component three major component of CAD, such as your that is one is analysis, and second one is design. One is analysis and second one is design, and third one is the visualization. स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना रहेगा आपको, क्योंकि आपको अगर समझ में आता है तो 1-2 दिन बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैड। किसी भी कैड के लिए, कैड पैकेज की अगर आप बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें जरूर आएंगी, एनालिसिस, डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन। तो मैं अभी आपको बताऊंगा एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, एनालिसिस क्या होता है या डिजाइन क्या होता है। तो बेसिकली ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अगर आएगा तो वो आ जाएगा डिजाइन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा डिजाइन। तो डिजाइन अगर हमको समझना है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज ही कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो कि सबसे पहले आपको डिजाइन करना पड़ेगा, आफ्टर दैट एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है।
आफ्टर दैट एनालिसिस करना पड़ेगा। एक सीक्वेंस में रहेगा तो चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। तो ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सबसे टॉप पे आप डिज़ाइन ही लिख लीजिए। ये पिरामिड बनाया मैंने ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप इसको एग्जामिनेशन हॉल में भी अपने कॉपी पे यूज़ कर सकते हैं, समझने के लिए बहुत ही आसान है। इस सेंटर पे क्या है, कैड है, और इसके कंपोनेंट क्या है, 1 2 3। इसमें एक कंपोनेंट क्या है, डिजाइन, एक है एनालिसिस, एंड द थर्ड वन इज विजुअलाइजेशन, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिजाइन क्या होता है, आप डिजाइन से क्या समझते हैं, डिजाइन क्या होता है, राइट। तो डिजाइन जो होता है, डिजाइन में आपको क्या कर सकता है कोई भी इंसान, दो चीजें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है। क्या डिजाइन में मतलब क्या हो जाएगा, या तो वो 2D मॉडल बनाएगा या फिर 3D, ठीक। तो डिजाइन जब भी करेगा कोई तो वो 2D या 3D मॉडलिंग करेगा। अब मैंने पहले ही बता रखा है, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने यही बताया था कि आपको अगर डिजाइन को समझना है तो आपको पहले 3 चीजों को समझना पड़ेगा। वो 3 चीजें क्या है, वो आ जाएगी आपकी ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, आफ्टर डेट डिजाइन। तो माय डियर, अगर मैं यहाँ पर डिजाइन लिखा हूँ इसका मतलब इसके पहले ड्राइंग और ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो डिजाइन में अब क्या समझेंगे, डिजाइन में हम दो चीजें बना सकते हैं, 2D 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल मॉडल बनाएंगे। अब उसमें क्या है, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग इंक्लूडिंग का मतलब ये होगा कि आपको डायमेंशन के साथ आपने क्या किया, 2D और 3D मॉडल बना दिया, राइट। तो ये हो जाएगा आपका डिजाइन। नोट्स मिल जाएगा आपको, नोट्स आई हैव प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। डिजाइन मीन्स 2D और 3D मॉडलिंग बनाएंगे इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग, इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग। अगर आपने ड्राफ्टिंग लिख दिया तो इसका मतलब हमने क्या किया, डायमेंशन के साथ हमने क्या किया, मॉडल को रेडी किया है। किसके साथ हमने रेडी किया है, डायमेंशन के साथ मॉडल को रेडी किया है, ठीक है। मतलब हमको डायमेंशन पता है। अब ड्राफ्टिंग बोल दिया तो इसका मतलब आपने डेफिनेटली कोई ना कोई लैंग्वेज यूज किया है, चाहे वो ऑटोकैड होगा, चाहे वो सॉलिड वर्क्स होगा, चाहे एनसिस होगा। तो ये चीज़ आपको समझना है, क्योंकि हमने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ड्राफ्टिंग इज नथिंग बट इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, राइट। तो डिजाइन में क्या करोगे समझ लो, डिजाइन में हमारा क्या काम होता है, डिजाइन में 2D या 3D मॉडलिंग हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस विच इज यूज इन द कैड, ठीक। तो डिजाइन हमने बना लिया विद इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग, मतलब डायमेंशन वगैरह सब बना लिया। अब आफ्टर दैट क्या करेंगे, एनालिसिस। एनालिसिस, अगर एनालिसिस की बात करूं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, विजुअलाइजेशन, 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 विजुअलाइजेशन में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे एनालिसिस, चलिए आपने डिजाइन कर लिया, अब एनालिसिस का मतलब क्या समझते हैं। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, लोड, फोर्सेस, कि जो हमने मॉडल बनाया है। सपोज मैंने कोई मॉडल बनाया, कुछ इस तरीके का मैंने मॉडल बनाया, हियर कुछ एक मॉडल बनाया, सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हमने एक मॉडल बनाया ऐसे, राइट। यहाँ पे कनेक्टिविटी कराई, यहाँ पे कराई, तो हमको चेक करना होता है ना कि कहाँ पे कितना स्ट्रेस है, कितना बियरेबल है, इसके जो पार्ट है वो कितना, स्ट्रेंथ कितना है उसका, टफनेस कितना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हमको चेक करना होता है, लाइक स्ट्रेस, फोर्सेस, लोड कितना वेरिएबल है, स्ट्रेस कितना होगा, ये सारी चीजें हमको पता करना। तो कैसे पता करोगे, वो पता करेंगे हम, किस में आएगा, वो एनालिसिस में आएगा। अब एनालिसिस जब करने जाएंगे आप तो दो तरीके हैं। सपोज दैट आप इजिली आपने यूज कर लिया सिग्मा इज इक्वल्स टू, चलो पी बाई ये लगा लिया कि प्रेशर हो गया या फोर्स हो गया, या एफ बाई ये लगा लिया। तो एक तो आपने मैनुअली कर लिया, दूसरा होता है हमारा एक जो हमने बताया था आपको, FEM, मतलब क्या, फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। अब इसमें देखो, इसमें बेसिकली इसका यूज फाइनाइट एलिमेंट मेथड मतलब क्या, एलिमेंट वाइज। सपोज जैसे हमारे पास ये चॉक है, इस चॉक को हमको अगर स्ट्रेस स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेस और यहाँ पे स्ट्रेन निकालना है, तो हम इसको चाहेंगे तो पार्ट को डिवाइड कर देंगे एक या दो तीन पार्ट में, और जगह जगह पे क्या करेंगे हम, स्ट्रेस या फिर लोड को निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, ऐसे निकाला, फोर्स निकाला, ठीक है, यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे कितना, अगर हाँ, और ये कुछ लेंथ है, यहाँ पे कुछ लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है। अब आपको निकालना है तो क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, राइट।
तो फाइनाइट एलिमेंट में हम इस तरीके से आगे मैं बताऊंगा, फाइनाइट एलिमेंट यूनिट नंबर 3 में कंप्लीटली ब्रीफ है, वो तो न्यूमेरिकल भी है, तो वी विल डिस्कस, ठीक है, वी विल डिस्कस इन द यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो हम एनालिसिस कैसे करेंगे, एफईएम से। अब एनालिसिस एफईएम में करके क्या करेंगे, हम स्ट्रेस निकालेंगे, लोड निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें हम मेजर करेंगे। जो भी हमारा ज्योमेट्रिक मॉडल रहेगा, जो भी हमारा ज्योमेट्रिक मॉडल कहाँ से बन के आया, यहाँ से बन के आया, ज्योमेट्रिक मॉडल यहाँ से निकल के आया, तो ज्योमेट्रिक मॉडल जो भी रहेगा, अब इस ज्योमेट्रिक मॉडल का हमने क्या हमें करना क्या है, हम स्ट्रेस चेक करेंगे कि स्ट्रेस कितना है, लोड कितना आ रहा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, ठीक है, और फिर वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट मेथड। फाइनाइट एलिमेंट मेथड वो एनालिसिस के अंदर में आएगा, राइट। तो मैंने आपको क्या बता दिया, डिजाइन समझा दिया, एनालिसिस समझा दिया। नाउ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि whatever you can see, 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 आप क्या देख सकते हैं उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो विजुअलाइजेशन में क्या हुआ, हमने मॉडलिंग बना ली 2D 3D डायमेंशन करके, हमने मॉडलिंग एक ज्योमेट्रिक मॉडल तैयार कर लिया, राइट। आफ्टर जो प्रिपरेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडल हमने एनालिसिस भी कर लिया, ठीक है। एनालिसिस कैसे कर लिया, फाइनाइट एलिमेंट मेथड से हमने क्या क्या मेजर कर लिया कि स्ट्रेस कितना वेरिएबल है, लोड कितना ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम वॉल्यूम कितना है वो हमने निकाल लिया। अब हमारा क्या है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, विजुअलाइजेशन में क्या होगा, विजुअलाइजेशन में हमें क्या दिखता है। तो माय डियर, डिजाइन ओके, एनालिसिस ओके, नाउ प्रोटोटाइप क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोटाइप बन के रेडी हो जाएगा। और जब प्रोटोटाइप बन जाएगा तो हम इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज देंगे, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से क्या करेंगे, हम इसको भेज देंगे और मॉडल क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा और एक क्रिएशन बन जाएगा जिसका शैडो पार्ट हमारे पास बन के आ जाएगा। तो हमारा क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा विजुअलाइजेशन। तो दीज आर द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ CAD which is used in the CAD package, right। the next topic is okay, पहले मैं इसे हटा लेता हूँ, आफ्टर दैट we am going to start the next topic। If anybody have any doubt, drop the message below the link or below the videos, or if you know about me, who I am, then mail me or WhatsApp me your problem. Definitely I will provide the answer of your problem, right? If you know about me, if you don't know about me, then just drop the comment or drop the message in comment box. So I will provide the answer. Okay, now हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं बता दूं एक बार और आपको बता दूं। हमने पढ़ लिया व्हाट इज कैड, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, डिजाइन, फिर हमने बता दिया आपको कि एप्लीकेशन क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। नाउ मैंने ये भी बता दिया आपको कि मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ये हमने बता दिया। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा कैड होता है, इस कैड में क्या क्या पार्ट्स, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो मुश्किल से 10-15 मिनट और लगेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि कैड में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। फिर मैं आपको बताऊँगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन। बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइन में 2 चीज़ें आती हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। इसको जानना जरूरी है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, जिसे हम जानते हैं CDD के नाम से, CADD के नाम से जानते हैं। सेकंड इसी में आता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। बेसिकली हम अभी मे बी कल या परसों के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ब्रेसन-हेम्स एल्गोरिथम। तो वहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा डेरिवेशन के साथ। तो दीज आर नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, बट स्टिल यू हैव टू नो अबाउट दिस, राइट। ऐसा है कि दीज आर टॉपिक्स नॉट मेंशन इन द सिलेबस। एकेटिव सिलेबस में ये सारे टॉपिक मेंशन नहीं है, बट यू हैव टू नो अबाउट दिस, यू हैव टू नो अबाउट दिस,
बात वही है कि ऐसा नहीं है कि आपको सीधे मैं वो पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो फिर आप बेसिक नहीं जान पाएंगे। तो दैट्स वाई कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ें आ सकती हैं कि वाई आर यू टीचिंग दिस इफ यू इवन these topics are not mentioned in the syllabus, but my dear, I want to tell you, uh, before understanding about CAD, basic concept of CAD, you are not able to understand Bresson's line algorithm या pointing या plotting या फिर B spline curve या B curve। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो फिर डोंट वरी अबाउट इट, these topics are not mentioned in the syllabus, but you have to know about this, right? You have to know about this। तो जैसे अब आपसे कोई पूछता है CAD, तो CAD आप बता पाओगे ना यार कि CAD is nothing but computer aided design and drafting या फिर computer aided engineering, right? You have to know about this, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, right? तो ये हो गया आपका CAD। तो सेकंड वन इज CAM। कैम में क्या क्या आ जाएगा? कैम में आ जाएगा आपका बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स, कंप्यूटर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल, सीएनसी जिसे बोलते हैं, कंट्रोल मशीन टूल जिसे हम सीएनसी बोलते हैं, जिसे हम सीएनसी के नाम से जानते हैं नाउअडेज, ये हमें यूज करते हैं, ठीक है। देन न्यूमेरिकल कंट्रोल आ जाएगा आपका, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल जिसे डीएनसी बोलते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसे इसे हम क्या बोलते हैं, यू कैन कॉल इन शॉर्ट फॉर्म इज दैट इज डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसी में आ जाता है आपका रोबोट्स। नेक्स्ट जो इसमें और चीजें आती हैं वो आती हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम FMS बोलते हैं, ठीक, FMS बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इसमें और भी जो इसके कैम के अंडर में जो चीज़ें आती हैं वो बता रहा हूँ आपको। फ्लेक्सिबल हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग। अगर आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा हो तो वॉइस क्लियर हो रही होगी। ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इट इज एक्चुअली, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आप बोलेंगे तो बोलेंगे AMHS, ठीक है, AMHS, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, राइट। एंड द नेक्स्ट वन ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। ऑटोमेटेड स्टोरेज आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑटोमेटेड स्टोरेज, एक्चुअली स्टोरेज, ठीक है। तो these are the actually these are the topics comes under the CAM। अगर आप कैम पढ़ने जाओगे तो कैम में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सीएनसी देखो, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स और न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स आप दोनों पढ़ेंगे। कंप्यूटर सीएनसी मैंने मेंशन किया है कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल, एक और होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल, रोबोट्स, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, automated material handling system and automated storage. These all topics come under the CAM, right? Okay, and these topics, computer aided design and drafting and computer aided engineering, these two topics comes under the CAD, right? The next topic जो next हमको आपको बताना है that is the SIM। Basically SIM is not in your syllabus, but I want to I think you have to know about, I think you have to know, I know, but you have to know also, that is SIM, right? That is SIM actually, that is
सिम एक्चुअली, राइट। तो सिम में क्या आता है, एक आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप जानते रहिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, जिसे हम बोलते हैं MIS, जिसे हम क्या बोलते हैं MIS, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड द सेकंड जो आता है वो कंप्यूटर एडेड प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। सेकंड कंप्यूटर एडेड प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, एंड इसे हम बोलते हैं कैप एंड कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, दैट इज CAPP, ठीक। तो these two topic, actually these two topics, that is management information system and computer aided planning and computer aided process planning, it comes under the SIM. SIM is nothing but computer integrated manufacturing, CAM is nothing but computer aided manufacturing, and CAD is nothing but computer aided design. तो these are the important points जो आपको समझना था, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ आई वांट टू टेल यू कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन जो है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन। आई विल टेक few second for erasing it. Actually it takes time for writing, after erasing, again writing, again erasing, so have patience, waiting for next time. Now the next topic is concept of design. हमें ये जानना जरूरी है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है डिजाइन का। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन क्या क्या हो सकता है, आप देखो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन क्या समझते हो, दो चीज़ें हैं, एक्चुअली दो नहीं तीन चीज़ें। जैसे मान लो सपोज किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो सपोज मारुति की बात करें तो मारुति की बहुत सारे मॉडल हैं, अवेलेबल हैं। तो मारुति की बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं, तो उसमें हम क्या नया करेंगे, हम ये देखेंगे। एक होता है एडेप्टिव डिजाइन, दूसरा होता है डेवलपमेंटल डिजाइन, एंड थर्ड वन होता है न्यू या फिर न्यू क्रिएशन। तो एडेप्टिव डिजाइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारा मॉडल है, सपोज मारुति 800 है, अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मारुति 800 था तो उसका क्या आया, अल्टो आया। तो क्या हमने देखा कि वी हैव ऑलरेडी द सम डिजाइन ऑफ द मारुति कार्स लाइक अल्टो और मारुति 800, बट आफ्टर सम टाइम हमने क्या किया, उसी जो एग्जिस्टिंग मॉडल था हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, जो एग्जिस्टिंग डिजाइन था, उसी को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो उसे हम एडेप्टिव डिजाइन बोलते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं, डिजाइन कर दिया, या फिर एग्जिस्टिंग जो हमारे पास मॉडल है उसी को हम अगर क्या करें कि हम उसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन कर दें, नई चीज़ें ला दें, नया कुछ नया प्रोडक्ट उसमें और ऐड कर दें, मॉडलिंग उसकी चेंज कर दें या लुक उसका चेंज करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट होता है डिज़ाइन को समझने के लिए। ऐसा तो है नहीं, या तो आप नया कुछ डिज़ाइन सोचिए, तो उसमें होता क्या कि प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हाँ आपने चलो नया डिज़ाइन सोचा, आपने उसको डेवलप किया और उसको आपने लॉन्च कर दिया, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ हमारा जो है। क्यों? क्योंकि पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक हमारी ये देख रही होती है कि हाँ मारुति 800 बहुत ही सक्सेसफुल है, तो सब मारुति 800 को ही फॉलो करते हैं। तो आप क्या करो, आप ये कर सकते हो कि हाँ मारुति 800 को ही आपने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, या आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, तो लोगों को लगेगा हाँ चलो मारुति 800 का क्या है, लेटेस्ट वर्जन है। बट अगर आपने बिल्कुल नया मॉडल लॉन्च किया,
तो आपको थोड़ा सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, मतलब ऐसी हो जाती है कि 50-50% हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन को समझने लगी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन जो आपको समझना चाहिए वो है, पहला जो मुझे एज पर माई नॉलेज, फर्स्ट वन इज एडेप्टिव डिजाइन, adaptive design, and the second one is developmental design, developmental design, right? And the third one is new design, the third one is new design. ओके, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अगर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले कुछ मेथड्स हैं, कुछ डिजाइन के टाइप्स है, उसको हम समझते हैं। तो जैसे इसमें आपका क्या है, एडेप्टिव डिजाइन, डेवलपमेंटल डिजाइन, एंड द नेक्स्ट इज न्यू डिजाइन। तो एडेप्टिव डिजाइन में एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशन होता है जिसको हम अडेप्ट करते हैं, वो हमारा अडेप्ट करते हैं किसके लिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए। मैंने बताया आपको ना, एग्जांपल दिया, सपोज हमारे पास मारुति 800 कार है, ठीक है, और हमने न्यू एप्लीकेशन को अडॉप्ट किया, कहीं से अडॉप्ट किया, तो हम उसको किस पे अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है गाड़ी। सपोज हमारे पास अगर ऑल्टो है, ऑल्टो 800 है, तो अगर कोई न्यू एप्लीकेशन मिलता है तो हम कहाँ पे लगा रहे हैं, वो हमको कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वो हम उसे एग्जिस्टिंग सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या होता है, अडेप्टिव डिजाइन। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अ न्यू एप्लीकेशन इज अडेप्टेड फॉर एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल में आप बता दूं आपको कि सपोज जैसे कोई कंट्रोल सिस्टम ऑफ मशीन्स है या फिर मैकेनिज्म है, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम ऑफ मशीन या फिर मैकेनिज्म, उसी के अंदर में जो सिस्टम है उसी को क्या करेंगे हम, नया सिस्टम या नया एप्लीकेशन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जो हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप। दूसरा होता है डेवलपमेंटल डिजाइन। डेवलपमेंटल डिजाइन में क्या होता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग डिजाइन होता है माय डियर, उसी को हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं। इसमें हमने क्या किया कि जो भी हमने न्यू एप्लीकेशन या न्यू आइडिया हमने जो अडॉप्ट किया है, न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, एडेप्टेड, जो अडॉप्टेड किया है, ठीक है, उसको हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग क्या है, सिस्टम, राइट, एग्जिस्टिंग सिस्टम। लाइक सपोज कंट्रोल मशीन है या फिर कंट्रोल वॉल्यूम जिसे बोलते हैं, कंट्रोल मशीन है, मैकेनिज्म है, वो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम कहलाएगा। अब जो न्यू एप्लीकेशन या न्यू आइडिया में मिले, हम क्या करेंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट इन केस ऑफ डेवलपमेंटल डिजाइन सिनेरियो इज डिफरेंट। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डिवाइस है उसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे। मॉडिफिकेशन एक्चुअली बेसिकली इसमें काम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग डिजाइन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके समझिए, फॉर अ न्यू कार मॉडल, एग्जांपल आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, फॉर अ न्यू कार मॉडल, ठीक है, फॉर अ न्यू कार मॉडल, राइट। क्या समझे आप, अ न्यू कार मॉडल के लिए क्या समझे, कि आप ये समझे कि मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिजाइन। इसमें हमने क्या बताया कि न्यू आइडिया आपने अडॉप्ट किया, न्यू एप्लीकेशन आपने अडॉप्ट किया, जो भी आपने अडॉप्ट किया उसको किसके लिए अप्लाई किया आपने, एग्जिस्टिंग सिस्टम में, जो हमारे पास कंट्रोल मशीन्स हैं या कोई मैकेनिज्म है उसके लिए आपने अप्लाई कर दिया। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डेवलपमेंटल ऑफ डिजाइन। उसमें क्या होता है, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है हमारे पास, उसमें हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया। तो जब मॉडिफिकेशन करेंगे तो मारुति 800 अल्टो 800 के रूप में अगर बाहर मार्केट में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अ न्यू कार मॉडल। मॉडल का नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है। वही एग्जिस्टिंग डिजाइन जो हमारे पास पहले था उसी को हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया, तो हमारा कार क्या हो जाएगा, न्यू कार हो जाएगा, और न्यू कार मॉडल बन के आ जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिजाइन। एंड नाउ न्यू डिजाइन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन का मतलब क्या हो जाएगा, न्यू डिजाइन में इज नथिंग बट कंप्लीटली हम नया डिजाइन बनाते हैं, कंप्लीटली हम नया डिजाइन क्रिएट करते हैं, नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, और साइंटिफिक पैरामीटर या पैसिफिक जो भी हमारा रहेगा। तो न्यू डिजाइन का मतलब क्या होगा कि बेसिकली कंप्लीटली न्यू डिजाइन हम क्रिएट करेंगे, नया मॉडल बनाएंगे। किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम या एग्जिस्टिंग डिजाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम एक अपना इमेजिनेशन करेंगे, क्रिएशन करेंगे,
और एक नया डिजाइन बनाएंगे, बिल्कुल न्यू क्रिएट करेंगे, न्यू क्रिएशन इसमें इन्वॉल्व होगा। और न्यू क्रिएशन इन्वॉल्व होने के बाद फिर अगर हम जब भी नया क्रिएशन करेंगे तो डिजाइन और मॉडलिंग, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग करेंगे, देन वो प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम उसका मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे। अब वो चीज़ें जो निकल के आएंगे वो कम्प्लीटली न्यू मॉडल आएगा, ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में यूज किया गया है। 55 5 मिनट और बोल दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है स्टार्ट करो 5 मिनट, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ कैड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, we have to understand about the concept of design, you have to know how to design in the field of the automobile industries. So my dear, these are the three topics, these are the three concepts which is related to the CAD: adaptive design, developmental design and new design. I have already told you adaptive design जो हमारे पास पहले से मॉडल है, नया मॉडल हमने नया एप्लीकेशन लिया उसमें हमने अप्लाई कर दिया। डेवलपमेंटल में क्या है, जो हमारे पास पुराना मॉडल है उसी को हमने क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, नए मॉडल में लॉन्च कर दिया, जैसे हम न्यू कार के एग्जांपल मैंने दिया है। और न्यू डिजाइन, न्यू वर्ड लगा हुआ है, इट्स मीन नया क्रिएशन होगा, नया साइंटिफिक पैरामीटर्स यूज करेंगे, उसकी तो उससे क्या होगा, एक अलग सा मॉडल निकल के आएगा जो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। ऐसा कोई मॉडल नहीं रहेगा जो हमारी कंपनी के अंदर पहले से है, लाइक मारुति या फिर जो भी होंडा है, बिल्कुल नया मॉडल निकल के आएगा। तो दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन। The next topic is essential requirement of essential requirement for the CAD। क्या क्या आवश्यक चीज़ें जो आवश्यकता हैं वो क्या क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कैड। उसे आप ये भी बोल सकते हो, द डिजाइन प्रोसेसेस बोल सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा एसेंशियल रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैड, राइट। एसेंशियल मतलब क्या, आवश्यक, आवश्यक क्या क्या चीज़ें कैड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आज आपको पॉइंट्स बता दूंगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं जो, और इसके बारे में मैं आपको अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन होना चाहिए। पहला, प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन ये होना चाहिए पहला पॉइंट आपको, ये पॉइंट आपको यू हैव टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में क्या है, क्या जानते हैं आप। सेकंड हो जाएगा डिजाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, डिजाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, डिजाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, राइट। एंड थर्ड वन इज design synthesis, design synthesis, and the fourth one is design analysis, design analysis, fifth design optimization, design optimization, design optimization, and the sixth design optimization, and the sixth one is design evaluation, design evaluation. So these are the points, these are the 6 points which is related to the essential requirements of CAD. So actually this product conceptualization, design modeling and simulation, design synthesis, design analysis and design optimization and the design evaluation, these are the 6 points which is very essential for CAD, right. So my dear student, now these are the points I will discuss in the further lecture.
Okay, if anybody have any doubt, drop me message in comment box of, and otherwise if you know about me, then message me or mail me if you know about my email id. ठीक है, otherwise so very easy for me, so I will provide the answer or या फिर resolve your problems. Thank you so much.